हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था टॉलेन रिएजेंट क्या होता है, टॉलेन टेस्ट क्या होता है, और वहाँ पे हमने एक चीज़ और सीखी थी कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं वो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। लेकिन जब हमने बात की माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की, जैसे हमारा टॉलेन रिएजेंट हो गया, जैसे हमारा फेलिंग रिएजेंट हो गया, तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है वो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देंगे, लेकिन वो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते, क्योंकि एल्डिहाइड के केस में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना होता है और कीटोन के केस में कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड के ब्रेक करना होता है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कार्बन और कार्बन के बीच के मजबूत बॉन्ड को ब्रेक कर दे। अच्छा सर, तो वहाँ पे हमने स्टोरी देखी थी, टॉलेन रिएजेंट एल्डिहाइड द्वारा दिया जाता था। एलिफेटिक, एरोमेटिक दोनों टाइप के एल्डिहाइड हमारे टॉलेन टेस्ट देते थे, बट जब हम बात करते थे कीटोन की तो कीटोन टॉलेन टेस्ट नहीं देता था, क्योंकि कीटोन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की उपस्थिति में कभी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। ठीक उसी प्रकार एक टेस्ट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और एनसीईआरटी की रिएक्शन से लिया गया है, फेलिंग टेस्ट। इसी को कई बच्चे कहते हैं फेलिंग रिएजेंट। तो आइए डिस्कस करते हैं आखिर इस टेस्ट में होता क्या है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो हमारा फेलिंग रिएजेंट है वो भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। वो भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराता है कार्बोक्सिलिक एसिड में या उससे रिलेटेड आयन में। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे सर फेलिंग रिएजेंट अगर ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है तो ये भी कीटोन का टेस्ट नहीं करेगा, ये भी केवल और केवल एल्डिहाइड के लिए एप्लीकेबल रहेगा। बिल्कुल आपने सही सोचा। जो हमारा फेलिंग टेस्ट होता है, जो हमारा फेलिंग रिएजेंट होता है, इसको जब एल्डिहाइड के साथ हम ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड करते हैं, तो ये Cu2O का पीपीटी देता है। ये Cu2O का, जिसको हम कह सकते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना, जिसको हम क्यूपरस ऑक्साइड, ये क्यूपरस ऑक्साइड का पीपीटी देगा जो कि ब्राउन या रेडिश कलर का होगा। तो अगर ये पीपीटी रेडिश या ब्राउन कलर की हमको मिल जाती है इस टेस्ट में तो हम बोलते हैं कि हाँ ये 100% एल्डिहाइड था। अच्छा, एक लॉजिकल चीज़ ये है प्यारे बच्चों कि टॉलेन टेस्ट में एलिफेटिक, एरोमेटिक दोनों के लिए वो अप्लीकेबल था, दोनों टाइप के एल्डिहाइड के लिए। बट यहाँ पे जो फेलिंग सोल्यूशन है या फेलिंग रिएजेंट है ये केवल और केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए यूज होगा, या केवल और केवल अप्लीकेबल है एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक के लिए नहीं, ना तो कीटोन के लिए। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। मैंने सारी चीज़ें पहले से इसलिए लिख ली जिससे चीज़ें कम टाइम में ज़्यादा मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। सबसे पहले तो बात करें फेलिंग टेस्ट की, तो ये किस लिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में इसलिए ये दिया गया, या डिफरेंशिएशन करने के लिए एलिफेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है गिवन बाई एलिफेटिक एल्डिहाइड। ये जो टेस्ट है ये एलिफेटिक एल्डिहाइड द्वारा दिया जाता है, डज नॉट गिवन बाई कीटोन। जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही नोट्स में आप लिखोगे, 100% आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये कह रहे हैं ये कीटोन के द्वारा नहीं दिए जाते। फिर ये कह रहा है व्हेन एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद फेलिंग सोल्यूशन ए रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑफ Cu2O इज ऑब्टेन्ड। ये कह रहे हैं कि जब एल्डिहाइड को फेलिंग सोल्यूशन के साथ हम ट्रीट करते हैं तो Cu2O निकलता है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी फॉर्म में होता है। अच्छा, तो ये पीपीटी फॉर्म में होगा और किस कलर में होगा, थोड़ा ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये रेडिश और ब्राउन कलर में पीपीटी बनाएगा कौन, Cu2O, जिसको हम कह सकते हैं क्यूपरस ऑक्साइड। अच्छा, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर टॉलेन रिएजेंट का फार्मूला तो हमें पता था, सबसे पहले सर ये बताइए कि ये फेलिंग रिएजेंट क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें फेलिंग रिएजेंट की तो ये दो तरह के सोल्यूशन का मिक्सचर होता है। इसमें जो फेलिंग सोल्यूशन ए होता है उसे हम एक्वस कॉपर सल्फेट कहते हैं। एक्वस कॉपर सल्फेट, जिसका फार्मूला CuSO4 × 5H2O होता है। तो ये जो एक्वस कॉपर सल्फेट है जो कि बेसिकली ब्लू कलर का होता है, मैंने सारी चीज़ें मेंशन की है और आपको एग्जाम में ऐसे ही चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी। जितना ग्राफिकल लिखोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा और ये लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे बोर्ड के लिए, चाहे आप CBSE के हो चाहे आप UP बोर्ड के हो। तो मैंने कहा क्या कहा, ज़रा ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि फेलिंग रिएजेंट जो होता है ये दो सोल्यूशन का मिक्सचर होता है। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि एक्वस कॉपर सल्फेट, दिस इज एक्वस कॉपर सल्फेट। उसके साथ साथ जो फेलिंग सोल्यूशन बी है एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सर ये तो बड़ा कठिन लग रहा है, कुछ नहीं कठिन नहीं, आसान है। ये क्या बोल रहे हैं, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अगर मैं बात करूं टार्ट्रिक एसिड की तो शायद आपको याद होगा हम लोग ऐसे पढ़ते थे,
टार्ट्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे, ठीक है ना। अगर यहीं पे H की जगह सोडियम लगा दूं तो ये सोडियम और पोटेशियम टार्ट्रेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए जैसा इसमें लगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा 2 से 3 बार रिवीजन खाली करना है। क्या रिवीजन करना है कि जो हमारा फेलिंग सोल्यूशन होता है उसमें 2 सोल्यूशन का मिक्सचर होता है। पहला मिक्सचर हमारा होता है एक्वस कॉपर सल्फेट का, जो कि ब्लू कलर का होता है। दूसरा मिक्सचर हमारा होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसका फार्मूला मैंने लिख दिया। इन दोनों के मिक्सचर से हमारा फेलिंग रिएजेंट तैयार होता है। लेकिन जब बात करें फेलिंग रिएजेंट की, हम रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड से, तो फेलिंग रिएजेंट पूरा का पूरा हमको रिएक्शन में नहीं दिखाया जाता। रिएक्शन में हमेशा Cu2+ के फॉर्म में कॉपर को दिखाया जाता है, क्योंकि कॉपर के सल्फेट की बात होती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं उस केमिकल रिएक्शन की, जिस केमिकल रिएक्शन के माध्यम से हम ये देखेंगे कि कैसे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में हो रहा है, और कैसे जो हमारा कॉपर था, कॉपर सल्फेट था, या हम ऐसे कह सकते हैं कैसे फेलिंग रिएजेंट जो था, कैसे Cu2O की पीपीटी रेड ब्राउन कलर में प्रोड्यूस कर रही है। अगर प्रोड्यूस हो जाएगी पीपीटी रेड ब्राउन कलर में तो हम समझेंगे कि लिया गया जो हमारा रिएक्टेंट था वो एल्डिहाइड ही था, या एल्डिहाइड का कन्फर्मेशन करेंगे या मानेंगे कि फेलिंग टेस्ट इसके लिए पॉजिटिव है। तो आइए सबसे पहले, क्योंकि हमको एल्डिहाइड की बात करनी है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया RCHO, और इसकी रिएक्शन हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट से हमने यहाँ पे केवल Cu2+ लिया है। याद रखना, यहाँ पे हम पूरा का पूरा फेलिंग रिएजेंट नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसके केवल आयन से ही चीज़ों को समझ जाएंगे, रिएक्शन को समझ जाएंगे, और यहाँ पे हम बेसिक मीडियम के लिए OH यूज कर ले रहे हैं, और ये रिएक्शन हम पूरी करवा रहे हैं। मेरी बात को फिर से समझना, क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो एल्डिहाइड लेना पड़ेगा हमको। फेलिंग रिएजेंट का हम एक सांकेतिक रूप अगर सोचें तो हम Cu2+ ले लिए। और प्यारे बच्चों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 2+ का मतलब क्यूपरिक फॉर्म में है कॉपर। देखो, अगर कॉपर का 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्यूपरिक, अगर 1+ तो Q+। ठीक है, यहाँ पे बेसिक मीडियम ले लिया। बनेगा क्या, आप सभी को पता है एल्डिहाइड के करस्पॉन्डिंग हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो RCOO- बनेगा। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या बनेगा, क्योंकि भाई Cu2O नहीं बनेगा तो पता ही नहीं चलेगा ये टेस्ट पॉजिटिव है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है व्हेन एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ फेलिंग सोल्यूशन रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑफ Cu2O इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास भाई रेडिश ब्राउन ये फेलिंग सोल्यूशन का हमारा फॉर्म है। यहाँ पे हमारे पास क्या मिलना चाहिए, Cu2O सोल्यूशन फॉर्म में H2O। ये हमारी पूरी रिएक्शन है फेलिंग टेस्ट के लिए। एक बार फिर से रिकंसीडर करिए, ये हमारा एसिटल्डिहाइड है या एल्डिहाइड है। यहाँ पे हमने फेलिंग सोल्यूशन लिया, फेलिंग रिएजेंट के कॉपर 2+ के फॉर्म में लिया। यहाँ पे हमने देखा तो एक बेसिक मीडियम की ज़रूरत है। अब इसका हुआ ऑक्सीडेशन, आप सभी को पता है कि एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, और हमको ये भी पता है कि जो हम फेलिंग रिएजेंट यूज कर रहे हैं ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है जो कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि ये जो फेलिंग रिएजेंट हमने लिया Cu2+ के फॉर्म में, इसका क्या हो रहा है, तो आई थिंक इसका हो रहा है रिडक्शन। आप बोलोगे सर कैसे, भैया कॉपर यहाँ पे 2+ फॉर्म में था, कॉपर यहाँ पे 2+ फॉर्म में था, और यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो यहाँ कॉपर +1 फॉर्म में है, और यहाँ पे कॉपर +1 है। तो जब 2 में रहे तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूपरिक फॉर्म। जब 1 में रहे तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूप्रस फॉर्म। तो यहाँ पे +2 से +1 का तरफ कन्वर्जन हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में डिक्रीज कर रही है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुआ। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा फेलिंग रिएजेंट है ये खुद ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, क्योंकि इसी की वजह से एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन इस फेलिंग रिएजेंट के लिए एल्डिहाइड जो है हमारा वो रिड्यूसिंग रिएजेंट है, क्योंकि फेलिंग रिएजेंट खुद रिड्यूज होकर Cu2O का फॉर्मेशन करता है। ये एक पीपीटी फॉर्म में होती है जिसका कलर रेड ब्राउन होता है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि व्हेन एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ फेलिंग सोल्यूशन रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑफ Cu2O। तो ये रेडिश ब्राउन पीपीटी है, Cu2O की आसानी से मिली।
आप बोलोगे सर रिएक्शन अनबैलेंस है, मैं बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ 2 लिख दिया। जब यहाँ 2 लिख दिया तो प्यारे बच्चों यहाँ ऑलरेडी कॉपर 2 है, 2 यहाँ है तो यहाँ भी 2 हो गया। अच्छा, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 1 R, यहाँ 1 R। ऑक्सीजन जोड़ लें, यहाँ केवल 2 है और इधर 2, 3 और 4 है। तो क्या करें? अच्छा, अगर मान लो बाई गेस हम यहाँ पे 5 लगा दें, तो अब ज़रा ऑक्सीजन काउंट करिए, 1 और 5 6, देयर आर 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2, 3 और 4। अगर हम यहाँ पे 2 कर दें तो देखें कितना आएगा, 2, 3 और 2 5, नहीं हमको 6 लाने हैं, हम यहाँ पे 3 करते हैं। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, 5 हाइड्रोजन और 1 6 हाइड्रोजन, देयर आर आल्सो 6 हाइड्रोजन, दिस इक्वेशन इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड। तो ये हमारे फेलिंग टेस्ट की रिएक्शन है, क्योंकि रेड ब्राउनिश या रेडिश ब्राउनिश पीपीटी ऑफ CU2O फाइंड आउट हुआ। इसका मतलब कि ये पॉजिटिव टेस्ट देगा और लिया गया कंपाउंड एल्डिहाइड ही होगा, क्योंकि एल्डिहाइड ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज हुआ है, किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आई होप आप समझे होंगे। मैंने आपको इसके की पॉइंट पहले ही बता दिए कि ये एलिफेटिक एल्डिहाइड द्वारा ये टेस्ट दिया जाता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड द्वारा नहीं, कीटोन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एक बार फिर से रिवीजन कराऊँ, रिएजेंट में क्या क्या है? एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, उसके अलावा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। आई होप आपको समझ में आया होगा फेलिंग टेस्ट क्या है, ये क्यों किया जाता है एल्डिहाइड कीटोन के डिफ्रेंसिएशन में, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड के डिफ्रेंसिएशन में। तो ये रहा ऑल अबाउट फेलिंग टेस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे मेथिल कीटोन की रिएक्शन, या उसी को हेलोफॉर्म रिएक्शन कह सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे हेलोफॉर्म टेस्ट की। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, हालांकि इन कंपेरिजन टू टॉलेन टेस्ट, इन कंपेरिजन टू फेलिंग टेस्ट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी कई बार पूछा गया है। सबसे पहले तो इस टेस्ट में हम लोग मेथिल कीटोन का ऑक्सीडेशन देखते हैं। जो हमारा मेथिल कीटोन है उसका ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पे लास्ट में हेलोफॉर्म बनता है, आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ऐसे टाइप के कुछ कंपाउंड बनते हैं, और जिसके बेसिस पे हम बोल देते हैं कि ये हमारा मेथिल कीटोन का टेस्ट है, मेथिल कीटोन के ऑक्सीडेशन का टेस्ट है। ये चेक करता है कि दिया गया कंपाउंड क्या है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मेथिल कीटोन क्या है। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें मेथिल कीटोन की, तो एक ऐसा कीटोन जहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप हो इसके इधर मेथिल लगा हो। तो आप बोलोगे सर ये तो नॉर्मल सा कीटोन है, इसमें कौन सा बहुत रॉकेट साइंस है? भाई ये तो आपको पता ही है, क्या ये नॉर्मल सा ही तो कीटोन है। बस याद ये समझना है कि ये मेथिल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बोला, मैंने सबसे पहले आपको बता दिया क्या, मेथिल कीटोन। ठीक है, अब यहाँ पे मेथिल कीटोन पर अगर हम थोड़ा सा फोकस बनाएं तो हम देख सकते हैं कि ये कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पे ये अल्फ़ा कार्बन है और ये 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ से जुड़े हैं। अच्छा, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं हेलोजन से। अभी मैं ये कुछ नहीं बताऊंगा कितने मोल हम हेलोजन लेंगे, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में या उससे। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, मैं अभी आपको प्रोडक्ट की तरफ ले चल रहा हूँ, बाकी हम इसकी मैकेनिज़्म देखेंगे और देखेंगे क्यों इसको हेलोफॉर्म टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराइएगा मत। यहाँ पे अब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, आपको करना क्या है, यहाँ से ऐसे इसके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि आप सबको पता है, क्या पता है कि जब हमने पढ़ा कि कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा अगर हम वाइग्रस कंडीशन रखें, तो आपने देखा कि करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनती थी। तो अगर हम यहाँ के इसके रिस्पॉन्डिंग बनाएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग, तो RCOO-, अब यहाँ से यन यहाँ चला जाता है, यन, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और प्यारे बच्चों, जो हमारा ये CH3 है ये कन्वर्ट होता है किस में, CHX2, किस में कन्वर्ट होगा, सॉरी CHX3 में। अब ध्यान से समझो ये है क्या, ये है हेलोफॉर्म। ये क्या है, हेलोफॉर्म। ध्यान से देखो, मैं एक बार फिर से इस बात को समझाऊंगा। सबसे पहले इस टेस्ट में मेथिल कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है। अब कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी। ठीक है, तो यहाँ मेथिल कीटोन था, हमने करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। सोडियम आयन था तो कार्बोक्सिलेट आयन बन गया।
उसके बाद ये जो CH3 था ये यहाँ से, क्योंकि प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, उसके बाद CH बचता है और CHX3। आप बोलोगे हाँ तो 2 ही है, अभी हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं ना, तो अभी हमने मैकेनिज्म की बात की, अभी हमने बस इतना बताया कि मेथिल कीटोन का ऑक्सीडेशन हो गया और यहाँ पे हेलो फॉर्म बना। अगर ऐसा सीन दिखता है तो मतलब ये हेलो फॉर्म टेस्ट दे रहा है। अच्छा, अगर प्यारे बच्चों इसी हेलो फॉर्म में हम जनरली बात करें तो अगर हम CHCl3 रखें तो आप बोलोगे सर ये तो क्लोरोफॉर्म है। आप क्या बोलोगे? ये तो क्लोरोफॉर्म है। अगर CHBr3 कर दूं तो आप बोलोगे ये ब्रोमोफॉर्म है। आप समझ पा रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई, ये आइडोफॉर्म है, ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ये तो बदनाम स्पीशीज़ पढ़े होगे। और अगर हम यहीं पे CHI3 कर दें तो आप बोलोगे ये आइडोफॉर्म है। और सबसे ज़्यादा यही मोस्ट कॉमन यूज होता है, क्योंकि जो आइडोफॉर्म है यही कलर्ड होता है, ये येलो कलर का होता है। और अगर इस रिएक्शन को कराने में येलो कलर का क्लोरो आइडोफॉर्म मिल गया, अगर इस रिएक्शन को कराने में हमको कलर्ड दिखा येलो कलर, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये रिएक्शन सही है, ये रिएक्शन हेलो फॉर्म टेस्ट दे रही है, या बेसिकली ज़्यादातर आइडोफॉर्म के लिए यूज होती है। तो ये तो हो गई रिएक्शन की मेथिल कीटोन का ऑक्सीडेशन हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये हैलोजन और ये CH3 यहाँ से H2 निकला। ठीक है, अब यहाँ बोलोगे 2 ही हाइड्रोजन है, यहाँ 3 कहाँ से आ गया? तो मैकेनिज्म पे ले चलूँगा। तो ओवरऑल तुमको एक लाइन प्यारे बच्चों याद करनी पड़ेगी कि मेथिल कीटोन का हुआ ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसके बाद हमारा क्या बना? हेलो फॉर्म बना। क्योंकि जब तक ये हेलो फॉर्म बनेगा नहीं, मोस्टली आइडोफॉर्म इसलिए लेते हैं क्योंकि आइडोफॉर्म कलर्ड होता है, बाकी के सब उतने अच्छे कलर नहीं दे पाते, तब तक ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। तो अब हमको ये समझना है कि मैकेनिज़्म क्या है भाई यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आइए डिस्कस करते हैं मैकेनिज़्म की। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे बच्चों, अगर हम बात करें इसकी मैकेनिज़्म की, तो जब हम मैकेनिज़्म समझ लेंगे तो हमको ये चीज़ें आसान हो जाएंगी, कैसे रिएक्शन बैलेंस हुई होगी, ये कैसे हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इस रिएक्शन की मैकेनिज़्म की, क्योंकि अभी ना तो रिएक्शन बैलेंस है ना तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देखा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मेथिल कीटोन है, ठीक है, तो हम मैकेनिज़्म यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं और आपको बहुत आसान स्टेप में इसको समझाएंगे। मैकेनिज़्म देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, मेथिल कीटोन है, तो हमने मेथिल कीटोन ले लिया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है निकाल कर। ठीक है, अब हमारे पास था NaOH। अभी मैंने ये नहीं बताया कितने कितने मोल, लाओ मैं बता दूं। इसके हम 3 मोल यूज करते हैं, इसके 4 मोल और इसके 1 मोल। अब ये चीज़ आपको याद करनी है, इसके 4 मोल, इसके 3 मोल और इसके 1 मोल। ठीक है ना। मेथिल कीटोन का 1 मोल, हेलोजन का 3 मोल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 4 मोल। प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्योंकि मेथिल कीटोन का ऑक्सीडेशन करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगी, उसके साथ साथ हमारा हेलो फॉर्म बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको निकाल के इसलिए रखा क्योंकि ये जो NaOH है, इसका जो OH माइनस है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये पूरा निकल जाएगा, तो यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज। तो मैं एक एक स्टेप समझाते चल रहा हूँ। यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, जब ये निकल गया H प्लस तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा। क्या बचेगा? RCOO CH2 माइनस। आई होप कि आप समझे होंगे। अब हमारे पास हैलोजन भी है, हमने यहाँ पे क्या हैलोजन लिख दिया। हैलोजन भाई यहाँ पे 3 लोन पेयर होते ही हैं, सबको पता है। ठीक है, ना भी इतना पता हो तो ये जानो, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूँ, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो। ये हैलोजन है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये देना कि मान लीजिए पार्शियली निगेटिव है, पार्शियली पॉजिटिव है, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया इनको क्योंकि पॉजिटिव है भाई, और ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहे थे। जब ये पा गए तो उन्होंने कहा तुम ले जाओ। तो अब जो बनेगा, क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास RC डबल बॉन्ड O और CH2 और X,
और ये X यहाँ से निकल गया। ओके सर, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। समझ में आया? बिल्कुल सर। अब देखो मैं इसी से ऐसे नचाते हुए फिर इधर लाऊंगा, ठीक है। या तो हम काम करें इसी को हम इधर से लिख लें, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। इधर से लिखे ज़्यादा आपको आसान पड़ेगा। अब फिर दूसरा RC डबल बॉन्ड O CH2X है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर इसके भी अल्फा हाइड्रोजन को निकालेंगे, 1 बाई 1 हमको निकालना रहेगा। अब फिर हमारे पास भाई एक NaOH और यूज कर लिया। अब इसका OH आया, फिर इसने इसके H प्लस को खींच लिया। क्यों? क्योंकि भाई ये बेस है। अच्छा, कई बच्चे ये पूछेंगे सर ये OH H को ही क्यों खींच रहा है, क्यों ये इस पर अटैक नहीं कर रहा है? क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो OH है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये बेस की तरह है और बेस H प्लस खींचेगा और न्यूक्लियोफाइल होता तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करता। अच्छा, अब यहाँ से फिर जब ये निकल गया तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा RCOO CHX, यहाँ पे फिर माइनस आया और H2O तो निकल ही गया अपना, ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, फिर से एक दूसरा हेलोजन यूज करेंगे। अभी एक हेलोजन यूज हुआ, अब दूसरा मैंने 3 मोल लिया है, याद रखना। तो अब इस हेलोजन को फिर हम ओपन करके लिख दें ऐसे ही। फिर ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ अटैक किया, यहाँ अटैक किया, क्या बनेगा हमारे पास फाइनली, फिर से वही बनेगा। यहाँ से एक हेलोजन निकलेगा और यहाँ बनेगा RCOO CHX2। एक X पहले था, एक और आ गया ये वाला, ठीक है। इसी तरह फिर हम तीसरे स्टेप में करेंगे। पहले हम इसको उतार लेते हैं, RCOO CHX2। अब इस वाले हाइड्रोजन को जब तक अल्फा हाइड्रोजन है तब तक अलग करते रहेंगे। इसको हमने बाहर निकाला। अब फिर से हमारे पास एक मोल और NaOH है। भाई अभी हमने 1 2 3 मोल यूज किया। अब इसका OH जो है इसने फिर इसके H प्लस को खींच लिया, तो अब क्या होगा, फिर यहाँ माइनस आएगा। तो क्या बनेगा, मैं मार्कर चेंज करके लिख रहा हूँ, क्या बनेगा देखिए ज़रा। यहाँ पे बनेगा RCOO और यहाँ पे C, इस पे माइनस और H2, ठीक है। ये तो ये चला गया। अब फिर हम इसकी रिएक्शन हेलोजन से करा दें, पार्शियली निगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, ये यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे गया, ठीक है ना। अब एक X और जुड़ गया। फाइनली हमारे पास क्या बन गया, यहाँ से X तो निकल गया लेकिन फाइनली बना RCOO CX3। इतना सीन हमारे पास बना। अच्छा, हमने 3 मोल हेलोजन यूज कर लिया। देखिए कहाँ कहाँ, पहला, दूसरा, तीसरा हेलोजन खत्म। बचा क्या, 4 मोल NaOH हमारे पास बचा है। तो 3 मोल तो इसका भी यूज कर लिया, 1 2 3, 1 मोल और है, इसी में यूज करते हैं। RCOO CX3 है। 1 मोल जो NaOH है इसका OH बचा है। इसने क्या किया इस बार तो भाई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो ये अब न्यूक्लियोफाइल कर रहा है बिहेव करने लगा। ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक किया और जब इसने इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक किया तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा और ये निगेटिव चार्ज फर्दर यहाँ शिफ्ट हुआ। भाई ये पहले सिंगल बॉन्ड हुआ, निगेटिव चार्ज आया, अब निगेटिव चार्ज फिर यहाँ गया, फिर डबल बॉन्ड। जब फिर यहाँ आया तो इस बार ये निकलेगा, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी 1 2 3 और 4 थी, यहाँ निगेटिव था। जब निगेटिव चार्ज यहाँ 5 हो गई तो इस बार ये निकलेगा। तो जब ये निकल जाएगा प्यारे बच्चों तो क्या बचेगा, RC डबल बॉन्ड O। लाओ एक स्टेप में खींच दूँ, हो सकता है कई बच्चे कहें सर यहाँ हमको नहीं समझ में आया, है ना। तो यार जब सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं तो थोड़ी सी के लिए कंजूसी क्यों की जाए। पहले तो ये पुराना स्टेप है, इसको दिखा दो, नहीं कई लोग कहेंगे सर ने उड़ा दिया। ठीक है, चलो भाई, RC डबल बॉन्ड O CX3 था और हमारे पास क्या है भाई, 1 मोल और NaOH, क्योंकि 4 NaOH यूज करने थे। अब इस OH ने यहाँ पे अटैक किया, क्यों, क्योंकि अभी S तो बचा नहीं, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ। जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो सीन क्या बना देखिएगा, R यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे OH, यहाँ पे CX3। अब अगले स्टेप में क्या होगा, फर्दर ये वापस आ जाएगा, ये निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, RCOOOH प्लस CX3। अब CX3 जब यहाँ से निकला तो निगेटिव लेकर गया,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने OS तो यूज कर लिया, लेकिन हमारे पास यहाँ Na बचा था, लगभग हर जगह का Na बचा था। अब जो Na बचा है वो यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। जो Na बचा है वो यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा RCOOO Na, क्या बन गया, यही बन गया। अब जो ये CH3 है, इस पे CH3 क्या है, CH3 इस पे नेगेटिव है, जो H प्लस यहाँ से निकला वो यहाँ पे जाके जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये CHX3, और इसे हम क्या बोलते हैं, हेलो फॉर्म। इसका मतलब ये टेस्ट पॉजिटिव हो गया, और हमने इसकी मैकेनिज़्म भी देख ली कि कैसे ये हेलो फॉर्म टेस्ट हुआ, कैसे ये आया। आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा कि क्यों हमने यहाँ 1 मोल लिखा, क्यों हमने यहाँ 3 मोल लिखा, क्यों हमने यहाँ 4 मोल लिखा। बात करें टेस्ट की, तो बेसिकली आइडो फॉर्म के लिए यूज़ होता है, आइडो फॉर्म बनता है आइडो फॉर्म टेस्ट, क्योंकि वो येलो कलर है, विजिबल होता है। तो अगर हम कहें कि इस टेस्ट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट के माध्यम से हम मेथिल कीटोन की सत्यता का परीक्षण कर सकते हैं, मेथिल कीटोन का टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आइडो फॉर्म, क्लोरो फॉर्म या हेलो फॉर्म बना तो हेलो फॉर्म टेस्ट जो है पॉजिटिव होगा। तो ये रहा ऑल अबाउट प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट रिएक्शन में हम देखेंगे रिडक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक एक स्टेप को अच्छे से समझना और मचाते रहना, पढ़ते रहना। गुड नाइट, थैंक यू सो मच।